एक साइबर अटैक की रहस्यमयी कहानी जिसे अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े हैक्स में से एक माना जाता है। एक ऐसा हमला जिसमें ना फिरौती मांगी गई, ना कोई लूट हुई, बस एक फिल्म को लेकर धमकियां दी गईं। पर क्यों? कौन सी थी ये फिल्म? ऐसा क्या था इस फिल्म में कि एक कंपनी को $100 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा? क्यों कंपनी पर उसके ही एम्प्लॉयज ने केस किया? कौन था जीओपी ग्रुप? क्या मतलब है गार्डियंस ऑफ पीस का? क्या है सोनी पिक्चर्स हैक 2014 की पूरी कहानी? चलिए समझते हैं। 24 नवंबर 2014 कैलिफोर्निया में मौजूद सोनी पिक्चर्स के हेडक्वार्टर में एम्प्लॉयज अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हुए काम कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक में कुछ कर्मचारी कॉफी पीने जाते हैं और कुछ देर बाद बातें करते हुए वापस अपने सिस्टम पर आकर बैठ जाते हैं। पर जैसे ही उन्होंने सिस्टम्स ऑन किए, उन्हें कुछ ग्लिचेस शो होने लगे। कुछ सिस्टम्स तो जैसे एम्प्लॉयज के कंट्रोल में ही नहीं थे, और फिर अचानक से सभी कंप्यूटर्स पर एक स्कल यानी खोपड़ी शो होती है, जिसे देखकर वे डर जाते हैं। ऊपर से नीचे तक हर फ्लोर पर हड़बड़ाहट थी। एम्प्लॉयज को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। सीनियर्स दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं और तुरंत सिस्टम्स पर कंट्रोल पाने के लिए कहते हैं। पर यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगले ही पल जो मैसेज आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। मैसेज में लिखा था हैक्ड बाय जीओपी, मतलब सोनी पिक्चर्स के सिस्टम्स को हैक कर लिया गया था। और हैक करने वाले ग्रुप का नाम था जीओपी, जिसका मतलब है गार्डियंस ऑफ पीस। इसके बाद लिखा था, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम नहीं माने। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। हमारे पास अब तुम्हारा सारा डेटा मौजूद है और तुम्हारे सभी टॉप सीक्रेट्स भी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिनों का वक्त है। पीस आउट। मतलब जिसे सोनी पिक्चर्स और टीम बस एक सॉफ्टवेयर ग्लिच समझ रही थी, वो तो असल में साइबर अटैक निकला। और अब अटैकर्स सोनी पिक्चर्स को धमकियां भी दे रहे थे। लेकिन कंपनी ने बड़े बड़े हैकर्स को लगाया ताकि सिस्टम्स को रिवाइव किया जा सके और हैकर्स से डेटा को सेफली रिट्रीव किया जा सके। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और इसलिए सोनी पिक्चर्स को फोरेंसिक टीम, प्रशासन और सरकारी एजेंसियों को इन्फॉर्म करना पड़ा। और मामला एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हाथ में चला गया, जिसने नवंबर के अंत तक मीडिया के सामने खुलकर कहा, यस, इट वॉज अ साइबर अटैक। लेकिन ये किसने किया था, कहां से किया था, ये समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये सब अचानक तो बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि सोनी एंटरटेनमेंट को धमकियां 20 से 21 नवंबर से ही मिलनी शुरू हो गई थी। 21 नवंबर को कंपनी को एक ईमेल आता है जिसमें जीओपी ग्रुप ने कुछ मांगे लिखी थीं। लेकिन ये कोई पहला मैसेज नहीं था, बल्कि कंपनी को ऐसे हर रोज हजारों स्पैम मेल्स आते हैं जिन्हें रीड कर इग्नोर किया जाता है। वही चीज जीओपी के मेल के साथ भी हुई। इसके बाद भी कुछ धमकियों भरे मैसेज फॉरवर्ड किए गए, लेकिन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर 24 नवंबर को जो हुआ उसने दुनिया भर में हल्ला मचा दिया। असल में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट एसपीई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी जापानीज है, जिसे सोनी कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। सोनी पिक्चर्स इसी का एक हिस्सा है और हॉलीवुड में इसकी गिनती टॉप स्टूडियोज में होती है। ये ना सिर्फ फिल्में बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, बल्कि टीवी शो, एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट भी तैयार करती है। सोनी पिक्चर्स की स्थापना 21 दिसंबर 1987 को यूनाइटेड स्टेट्स के डेलावेयर में की गई थी, और आज इसकी ब्रांचेस या कहें तो पार्ट्स हैं, जैसे सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, जिसकी पहली फिल्म थी ओपन सीजन, जो साल 2006 में हुई थी। वहीं सोनी पिक्चर्स के कई स्टूडियोज भी हैं, जिनमें कोलंबिया पिक्चर्स, स्क्रीन जेम्स, ट्राइस्टार पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स एनिमेशन प्रमुख हैं। इसे अमेरिका में 1989 में कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा खरीदने के बाद शुरू किया गया था, और शुरू में ये इसी नाम से रनिंग थी, लेकिन बाद में कंपनी का नाम बदलकर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट हो गया। स्पाइडरमैन, नो वे होम, स्काईफॉल, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल और घोस्टबस्टर्स जैसी फिल्में सोनी पिक्चर्स की कुछ टॉप मूवीज हैं, जबकि सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स ने कॉल मी बाय योर नेम और विप्लैश जैसी ऑस्कर विनिंग मूवीज भी दी हैं। इसलिए सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की पकड़ एंटरटेनमेंट के साथ साथ पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटी और इंटरनेशनल मार्केट तक है। और जब उस पर साइबर अटैक हुआ तो खलबली पूरी दुनिया में मच गई। लेकिन नवंबर 2014 में तो सिर्फ इसका ट्रायल वर्जन शुरू हुआ था, जबकि असली गेम तो दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में शुरू हुआ, जब धीरे धीरे सोनी पिक्चर्स के एम्प्लॉयज की प्रोफेशनल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर वायरल होनी शुरू हुई। उनकी पीआईआई यानी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन लीक होने लगी, जिसमें उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी एसएसए भी शामिल था। एसएसए असल में अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किया गया एक 9 अंकों का नंबर होता है, जिसका उपयोग मुख्यतः टैक्स रिपोर्टिंग, एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी और द यूएस सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में किसी व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसका मकसद है किसी व्यक्ति की पहचान करना और उनकी इनकम की जानकारी की रिपोर्ट रखना, जिसकी मदद से लोन और बीमा वगैरह मिलने में भी आसानी होती है। ये सिर्फ उन्हीं नागरिकों को दिया जाता है जो अमेरिका के मूल निवासी हों या वहां पर परमानेंट बस गए हों। कुछ केसों में ये विदेशी नागरिकों को भी जारी किया जाता है, और ये नंबर बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। इसके लीक होने का मतलब है कि आप व्यक्ति की पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स को जान सकते हो।
इसके अलावा एम्प्लॉइज का बैंक अकाउंट नंबर, सैलरी और इनकम से रिलेटेड हर जानकारी, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल डेटा, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और पर्सनल रिकॉर्ड्स जितने भी थे, वो सब कुछ इंटरनेट पर लीक कर दिया गया, जिस वजह से कई कर्मचारियों को सुरक्षा का डर सताने लगा। क्योंकि जाहिर है, अकाउंट नंबर और उसमें पैसों की पूरी डिटेल होने पर चोरी, फ्रॉड एक्टिवेट होंगे और ऐसे में उनके घर चोरी, धोखाधड़ी या जालसाजी का खतरा भी बढ़ेगा। इसलिए कई कर्मचारियों ने अपनी जॉब क्विट कर दी, जबकि कई ने तो सोनी कंपनी पर ही केस ठोक दिया, ये कहते हुए कि कंपनी ने उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली लीक किया है, उनकी प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा की ठीक से सुरक्षा नहीं की है। बाद में कंपनी ने सफाई दी कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक कई होनहार कर्मचारी उनके हाथ से छूट चुके थे। हालांकि हैकर्स ने सीनियर्स को भी नहीं छोड़ा, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों और प्रोड्यूसरों के बीच हुई बातचीत के ईमेल्स पब्लिक कर दिए गए। कुछ ईमेल्स में तो हॉलीवुड सितारों के साथ सोनी की बातचीत थी, जिसमें नोक-झोंक भरी बातें और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसने ना सिर्फ उन एक्टर एक्ट्रेसेस बल्कि सोनी पिक्चर्स की इमेज पर भी काफी असर डाला। लेकिन हैकर्स यही नहीं रुके, बल्कि इनमें सोनी पिक्चर्स की पूरी रणनीति, किसी मूवी को बनाने से लेकर उसे रिलीज करने तक की जो स्ट्रैटेजी रहती है, वो तक उजागर कर दी गई थी। स्टूडियो किस तरह फिल्म प्रोजेक्ट्स पर विचार करता है, किन्हीं प्राथमिकता दी जाती है, कैसे पॉलिटिकल दबाव और व्यावसायिक लॉबिंग मूवीज पर असर डालते हैं, हर एक डिटेल अब लोगों के पास पहुंचा दी गई थी। और जब इनमें से कुछ ईमेल्स को मीडिया ने हाईलाइट किया, तो सोनी की इमेज पर सवाल उठने लगे। कई एक्टर और डायरेक्टर्स इससे नाराज हुए, जबकि पत्रकार और रिसर्चर्स के हाथ में अब हॉलीवुड की अंदरूनी सच्चाई थी, जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली और ना ही दोबारा कभी मिलने वाली थी। दूसरी तरफ हैकर्स भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ दिन गुजरते ही अब उन्होंने कंपनी की सेंसिटिव फाइनेंशियल रिपोर्ट, लॉस प्रॉफिट का चार्ट और कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट तक सार्वजनिक कर दिए, जिसमें कंपनी की भविष्य में आने वाली फिल्मों पर बजट और उससे होने वाले मुनाफे से जुड़ी रिपोर्ट्स भी थीं। कानूनी दस्तावेजों से पता चला कि कंपनी किन प्रोजेक्ट्स को लेकर परेशानी फेस कर रही थी। हालांकि इन सब इन्फॉर्मेशन के बाद फिर भी कंपनी एक बार को डील कर लेती, क्योंकि ये छोटा-मोटा नुकसान था। असली नुकसान तो तब हुआ जब हैकर्स ने कंपनी की 4 अनरिलीज्ड फिल्मों को रिलीज कर दिया, जिसने कंपनी को सबसे बड़ी चोट दी। दरअसल सोनी एंटरटेनमेंट की पिक्चरों का एवरेज बजट 10 से 20 मिलियन होता है, और अगर मूवीज एनिमेटेड हैं तो बजट इससे भी ऊपर जाता है। उदाहरण के लिए स्क्रीन जेम्स की एक साइंस फिक्शन मूवी का बजट 20 से 50 मिलियन के करीब था, जबकि इसे 1998 में रिलीज किया गया था, और हाल ही में आई फिल्म भी 30 मिलियन में बनकर तैयार हुई थी। हेवी कॉस्टिंग्स के साथ ही कंपनी की उम्मीद होती है कि हर फिल्म ना सिर्फ अपना बजट निकाल ले, बल्कि उससे डबल ट्रिपल कमाई करे, और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज ने ऐसा किया भी था। मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1.19 बिलियन कमाए थे। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर ये मूवी रिलीज होने से पहले ही किसी हैकर द्वारा इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाती, तो कंपनी के $20 मिलियन तो डूब जाते। हालांकि स्पाइडर तो बच गया, लेकिन एनी, मिस्टर टर्नर और स्टिल एलिस जैसी फिल्में बच नहीं पाईं। एनी को 65 मिलियन, मिस्टर टर्नर को 8.5 मिलियन और स्टिल एलिस को $5 मिलियन में बनाया गया था, लेकिन इन पर खर्च किए गए मिलियन डॉलर खराब हो गए, क्योंकि इन्हें हैकर्स ने पहले ही इंटरनेट पर लीक कर दिया, जिसकी वजह से कई ऑडियंस की नज़र में फिल्में पहले ही आ गईं। इस वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। ऊपर से भविष्य में आने वाली मूवीज़ की स्क्रिप्ट्स और नए प्रोजेक्ट्स भी सामने आ गए, और पहली बार हॉलीवुड इंडस्ट्री को पता चला कि साइबर अटैक बिजनेस मॉडल को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। मीडिया हाउसेस की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उन्हें टीआरपी बटोरने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन और दूसरे अखबारों ने लीक हुई फिल्मों, ईमेल्स और डॉक्यूमेंट के आधार पर न्यूज़ पब्लिश की, जिस वजह से कुछ लोग जो लीक हुए कंटेंट से अनजान थे, उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल गई, और सोनी एंटरटेनमेंट को डबल नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि जनता ने और क्रिटिक्स ने मीडिया की आलोचना की और कहा कि इस तरह किसी अवैध लीक को रिपोर्ट करना ठीक नहीं है, ये मीडिया की नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ कंपनी ने भी कुछ कड़े कदम उठाए और कर्मचारियों को ईमेल और नेटवर्क सिस्टम पर कोई भी इंफॉर्मेशन ना डालने को कहा गया। साथ ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कई हिस्सों को ऑफलाइन कर दिया गया, और पीआर टीम ने मीडिया में नुकसान को संभालने की कोशिश की। कंपनी की छवि को भी बरकरार रखने के लिए मेहनत की गई। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि हैकर ये सब कर क्यों रहे थे। एफबीआई भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। देश की लगभग हर इन्वेस्टिगेटिव टीम ये जानना चाहती थी कि जीओपी ग्रुप कौन है, कहां से हैं, और सबसे बड़ा सवाल, चाहते क्या हैं। पहली बार को तो लगा कि शायद ग्रुप ये सब पैसे ऐंठने के लिए कर रहा है, या फिर कंपनी से दुश्मनी निकालने के लिए। इसलिए कंपनी की हर पिछली एक्टिविटी को खंगाला गया। जिस पर भी डाउट हुआ उससे पूछताछ हुई। कंपनी का अगला पिछला डेटा सर्च किया गया, उसकी किससे अनबन हुई ये भी देखा गया, और दूसरे मीडिया हाउस स्टूडियोज की इन्फॉर्मेशन भी निकाली गई कि कहीं उन्होंने तो ये सब नहीं किया। ये सब कार्यवाही चल ही रही थी कि इसी बीच एक बार फिर जीओपी की तरफ से एक मैसेज आता है, और ये मैसेज पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। साथ ही इस बार ग्रुप ने ये सब करने की वजह भी बताई, और ये वजह थी सिर्फ एक मूवी,
ना तो हैकर्स ने पैसे मांगे, ना ही किसी अधिकारी से कोई डील की और ना कोई कीमती चीज़ मांगी। बस उन्होंने एक मूवी को थिएटर्स में अपलोड ना करने की धमकी दी थी और ये मूवी थी द इंटरव्यू। लेकिन इस मूवी में ऐसा क्या था? असल में ये कॉमेडी कम पॉलिटिक्स पर बेस्ड मूवी थी, जिसमें दो रिपोर्टर होते हैं और CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी उन्हें नॉर्थ कोरिया में एक स्पेशल मिशन को कंप्लीट करने के लिए भेजती है और ये मिशन होता है किम जोंग उन को मारना। यानी ये मूवी नॉर्थ कोरिया के लीडर और हिटलर के बाद दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह कहे जाने वाले किम जोंग उन पर बेस्ड थी, जिसके क्लाइमैक्स में किम जोंग उन को बेरहमी से मरता हुआ भी दिखाया गया है। सिर्फ यही नहीं, मूवी में कई सीन ऐसे थे जिनमें किम जोंग उनका मजाक बनाया गया था, जिस वजह से नॉर्थ कोरियन लीडर ने इस मूवी पर आपत्ति भी जताई। लेकिन हैकर्स का इस मूवी से क्या कनेक्शन? इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन को समझना होगा। किम जोंग उन दुनिया के सबसे अजीबोगरीब लीडर हैं। वे थोड़े सनकी हैं और थोड़े सस्पिशियस भी, जिन्हें अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं है। सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया आज भी एक डिक्टेटरशिप में जी रहा है। ये आज़ादी के नाम पर गुलामी भरा हुआ वो देश है जहां सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उनकी चलती है और किम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नॉर्थ कोरियंस किम जोंग उनके हाथों की कठपुतलियां हैं, जिन्हें अपनी मर्जी का हेयर कट लेने की भी परमिशन नहीं है। यहाँ लड़कियों के लिए 28 और लड़कों के लिए 15 हेयर स्टाइल फिक्स किए गए हैं और किम जोंग उनकी हेयर स्टाइल को कॉपी करने वालों को सीधे डेथ पेनल्टी मिलती है। इस देश में 17 दिसंबर को खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि इस दिन किम जोंग उनके फादर किम जोंग इल की डेथ हुई थी। इसलिए पूरे देश से जबरदस्ती शोक मनवाया जाता है और जो ना रोए उसे भी डेथ पेनल्टी मिल सकती है। इसी तरह 8 जुलाई को भी सेलिब्रेशन बैन है, क्योंकि इस दिन किम इल सुंग यानी किम जोंग उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी। इन सभी लीडर्स की पिक्चर्स इंक्लूडिंग किम जोंग उनकी तस्वीर हर नॉर्थ कोरियंस को अपने घर में लगाना कंपलसरी है। अगर नहीं लगाई तो जिंदगी भर की जेल या फिर डेथ पेनल्टी मिल सकती है। और अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आग लग जाए, घर टूट जाए, बाढ़ में बह जाए, तो खुद को या अपने बच्चों को बचाने से पहले आपको लीडर्स की तस्वीरों को बचाना होगा, वरना सजा मिलेगी। मतलब यहाँ पर कोई आज़ाद नहीं है, सबको वही करना होता है जो किम जोंग उन चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद किम जोंग उन हमेशा पब्लिकली नॉर्थ कोरिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री दिखाते हैं और लोगों को लिबरल जो आज़ाद सोच के मालिक हैं कहकर दिखाते हैं। पर कहते हैं ना, सच छुपा नहीं रहता। नॉर्थ कोरिया के केस में भी कुछ ऐसा ही है। इस देश की कहानी भी पूरी दुनिया जानती है और इसी सच्चाई पर बेस थी द इंटरव्यू मूवी, जिसे 25 दिसंबर 2014 को सिनेमाघरों में रिलीज करना था। लेकिन रिलीज से पहले ही GOP हैकर्स ने ऐसी धमकी दी कि पूरा अमेरिका हिल गया। उन्होंने कहा कि अगर मूवी को रिलीज किया जाता है तो अमेरिका में एक बार फिर 9/11 जैसा हमला होगा। जिस जिस थिएटर में मूवी लगेगी वहां वहां धमाके होंगे और निर्दोष लोगों की जान जाएगी, और जिस थिएटर ओनर ने इसे लगाया उसकी भी जान जाएगी। इस तरह सोनी पिक्चर्स के ऑफिस में दहशत फैल गई। अब कंपनी परेशान थी कि मूवी रिलीज करें या नहीं। अगर नहीं करती है तो उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा, और अगर करती है तो पूरे देश के लिए खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और सूझबूझ से काम लेते हुए ऑफिस में मौजूद एक सिस्टम को बंद कर दिया। लाइट कनेक्शन पूरी तरह से काट दिए गए, फोन लाइंस काट दी गईं और अब कर्मचारियों को हाथ से ही नोट्स बनाने पड़ रहे थे। दूसरी तरफ FBI के साथ साथ DOJ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो गया, और दोनों की इन्वेस्टिगेशन से इतना तो साफ था कि ये कोई आम हैकर्स नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने सोनी पिक्चर्स के पूरे सिस्टम को ही हैक कर दिया है। दरअसल उन्होंने हैक करने के लिए वाइपर मैलवेयर नाम के वायरस का इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसा वायरस है जो सिस्टम में जाते ही पूरा डेटा चुरा लेता है और फिर हार्ड ड्राइव को भी मिटा देता है, ताकि कुछ भी वापस ना लाया जा सके और मजबूरन विक्टिम्स को हैकर्स की बात माननी पड़े। इस वायरस के पता चलने के बाद टीम ने यह भी कहा कि ये मैलवेयर कोड सोनी पिक्चर्स पर इससे पहले हुए साइबर अटैक से मेल खाता है, और यही पहली बार FBI ने कहा कि ये हैकर्स शायद नॉर्थ कोरिया से हो सकते हैं। जैसे ही नॉर्थ कोरिया का नाम सामने आया, पूरी दुनिया में हल्ला हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसे वैंडलिज्म से कहीं ज्यादा गंभीर बताते हुए अनप्रेसिडेंटेड साइबर अटैक कहा, और निशाना सीधा किम जोंग उन पर था, क्योंकि वे पहले ही इस मूवी को लेकर आपत्ति दर्ज कर चुके थे। साथ ही उन्होंने सोनी पिक्चर्स पर एक्ट ऑफ टेरर का आरोप भी लगाया था, और FBI की रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स कहीं और से नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से ही थे। लेकिन जैसा कि हमने बताया, इस कंट्री में पत्ता भी किम जोंग उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। तो फिर कोई यहाँ बैठकर किम जोंग उनकी मर्जी के बिना अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठे एक मूवी स्टूडियो का सिस्टम हैक कर ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किम जोंग उनकर शक की एक और वजह ये थी कि हैकर्स ने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मूवी को रिलीज करने पर अमेरिका में आतंक मचाने की धमकी दी, बम धमाकों की धमकी दी। जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई लीडर तो होगा जिसे इस मूवी से सख्त एलर्जी रही हो, और वो कौन हो सकता है ये तो आप समझ ही सकते हैं। पर एक सवाल जो यहाँ उठता है, क्या नॉर्थ कोरिया एक गरीब देश है? एज सच ये है कि इसके पास इनकम का कोई सॉलिड सोर्स नहीं है। एक्सपोर्ट के नाम पर यहाँ से ना के बराबर कोयला और शेलफिश के अलावा कुछ खास नहीं जाता। वहीं इंपोर्ट का हाल तो और भी बुरा है।
अपनी देश को सेल्फ रिलायंस रखने की जिद के चलते नॉर्थ कोरियंस बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाते, ना खाना, न कपड़े और ना ही ज़रूरत की दूसरी चीज़ें। जो कुछ भी चाहिए सब कुछ अपने ही देश में बनाना पड़ता है। हाँ, क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर ज़रूर इंपोर्ट होता है, वो भी मजबूरी में। सिंपल शब्दों में कहें तो नॉर्थ एक पराया देश है, मतलब वो देश जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से निकालकर बाहर कर दिया गया हो। इसलिए इसे मोस्ट आइसोलेटेड नेशन ऑन द अर्थ भी कहते हैं, जहां गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये देश न्यूक्लियर वेपन्स और एक्सपेरिमेंट्स पर जमकर पैसा खर्च करता है। ये पैसे ना तो एक्सपोर्ट से आते हैं और ना ही टैक्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट से, बल्कि साइबर हमलों से आते हैं। इस देश के पास अपनी साइबर आर्मी है, जिसे ब्यूरो 121 कहा जाता है, जो उनके रिकॉग्निशंस जनरल ब्यूरो आरजीबी का एक प्रमुख हिस्सा है और साइबर जासूसी या फाइनेंस से जुड़े क्राइम्स को अंजाम देती है। वहीं लाजरस ग्रुप, जो एक कुख्यात एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट यानी एपीटी यूनिट है, उसके तार भी नॉर्थ कोरिया से ही जोड़े जाते हैं। एपीटी ने अब तक कई हाई प्रोफाइल साइबर हमले किए हैं और वो ग्लोबली साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को हिला देने की क्षमता रखता है। अगला है APT45। ये एक और ग्रुप है जिसे गूगल क्लाउड ने उत्तर कोरिया की डिजिटल मिलिट्री मशीन घोषित किया है। इन सभी ग्रुप्स में सैकड़ों की संख्या में साइबर एक्सपर्ट्स और हैकर्स दिन रात दुनिया भर की बैंक, कंपनीज और सिक्योरिटी एजेंसीज को निशाना बनाने की फिराक में लगे होते हैं। और ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इनके निशाने से बचना इम्पॉसिबल माना जाता है। अपनी हैकिंग आर्मी तैयार करने के लिए नॉर्थ कोरिया स्कूल से ही जीनियस, एडवांस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों को चुन लेता है और फिर इन छोटे मैक जीनियस को अपने स्पेशलिस्ट हाई स्कूल और ग्रैंड पीपल स्टडी हाउस में ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सीमा पर तैनात रहने वाले सैनिकों को दी जाती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी ट्रेनिंग का दायरा भी बढ़ता चला जाता है और उन्हें देश के टॉप फंडेड इंस्टीट्यूशंस में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जैसे प्योंगयांग का मिररिम कॉलेज, किमचेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जबकि कुछ और टैलेंटेड हैकर्स को विदेशों में भी भेजा जाता है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैकिंग से जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गरीबी से निकलने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है हैकिंग। इसलिए बेसिक एजुकेशन के बाद यूथ अक्सर इस लाइन में जाने की प्लानिंग करते हैं, पर हर कोई नहीं जा पाता और जो जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग के बाद सरकार वॉरियर डिक्लेयर करती है और फिर ये सरकार के लिए काम करने निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें साइबर स्पेंस ब्यूरो या इससे भी खतरनाक यूनिट 188121 में असाइन किया जाता है। और किम जोंग उन की परमिशन मिलते ही ये ग्रुप्स अलग अलग देशों पर साइबर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 5 फरवरी 2016। बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक में सुबह करीब 7:45 बजे कर्मचारी पहुंचते हैं और धीरे धीरे अपनी सीट लेते हैं। 10वीं मंजिल पर बैंक के मेन ऑफिस में एक प्रिंटर लगा हुआ था, जो अचानक से काम करना बंद कर देता है। स्टाफ को लगा कि शायद रोजाना की तरह छोटी मोटी गड़बड़ी मशीन में हुई होगी, पर नहीं, ये असल में एक साइबर अटैक था। जितनी देर प्रिंटर खराब रहा, उतनी देर में नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने बैंक में जमा विदेशी फंड का कलेक्शन देखा और उसे अपनी बैंक में ट्रांसफर करने लगे। जैसे ही ये बात स्टाफ और बैंक के सीनियर ऑफिसर्स को लगी, खलबली मच गई। सरकार भी अलर्ट हो गई, क्योंकि धड़ाधड़ पैसे ट्रांसफर हो रहे थे और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हैकर्स ने लगभग बैंक में जमा $8 करोड़ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे, लेकिन तभी एक टेक्निकल ग्लिच आया और ट्रांसफर रुक गया। इस तरह बैंक के पैसे तो बच गए, लेकिन बैंक और सरकार सतर्क हो गई और इसके बाद साइबर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पर कितनी ही सिक्योरिटी कर लो, नॉर्थ कोरियन हैकर्स पैसे चुराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। 2020 से 2021 में नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने लगभग 400 मिलियन यानी 21 मिलियन यूरो की कीमत की क्रिप्टो करेंसी उड़ाई थी और क्रिप्टो करेंसी चुराने के मामले में ये देश सबसे आगे आता है। इसलिए इस देश की आय का सबसे बड़ा हिस्सा साइबर अटैक से होने वाली काली कमाई से आता है। लगभग 60 से 70% नॉर्थ कोरियंस इसी सेक्टर से कमाई कर रहे हैं और अब इस देश की साइबर आर्मी और ज़्यादा खूंखार होती जा रही है, क्योंकि उन्हें AI टूल्स का साथ मिल गया है, जिनकी मदद से वे और ज़्यादा एक्टिव है। वहीं अमेरिका में 2014 से पहले भी कई साइबर अटैक्स में नॉर्थ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट थी। इसलिए जब सोनी पिक्चर्स पर हमला हुआ और स्पेशली एक मूवी के लिए हुआ, तो FBI ही नहीं, सरकार ने भी यही कहा कि इस हमले का मास्टरमाइंड नॉर्थ कोरिया है। और देखते ही देखते ये मामला पॉलिटिकल हो गया। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच वैसे ही कभी नहीं बनती है और अमेरिका ने तो इस पर कई तरह के इकोनॉमिकल सैंक्शंस भी लगाए हैं। ऐसे में जब अपने दुश्मन का नाम आता है, तो राजनीतिक हस्तियां भी अपनी भागीदारी ज़्यादा दिखाती हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। देश के प्राइम मिनिस्टर बराक ओबामा से लेकर तमाम राजनेताओं ने नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन को आड़े हाथ हो लिया। दूसरी तरफ किम जोंग उन को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं GOP अभी भी सोनी पिक्चर्स में धमकी भरे मैसेज डिलीवर कर रहा था और इस बार तो थिएटर ओनर्स को सीधी चेतावनी दी गई थी कि अगर तुमने मूवी दिखाने की कोशिश भी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए अमेरिका के बड़े थिएटर्स जैसे AMC और रीगल ने तो मूवी की रिलीजिंग ही रोक दी, जिस वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन सोनी पिक्चर्स किसी भी हाल में मूवी की रिलीजिंग रोकने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने इसके कुछ सीन में बदलाव कर दिया और जो ज़्यादा इंसल्टिंग थे उन्हें हटा दिया। साथ ही मामला सुलझ जाने तक इसे होल्ड कर बनाए रखा और रिलीजिंग डेट आगे बढ़ा दी।
वहीं एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी टेक्निकल रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें आईपी एड्रेस और सर्वर पैटर्न को पिछले साइबर अटैक से कनेक्ट किया गया, और कुछ कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 सर्वर वही थे जो पहले उत्तर कोरिया के साइबर अटैक्स में पाए गए थे, जबकि कुछ टूल्स जैसे हार्ड ड्राइव वाइपर भी उन पुराने हमलों से मेल खा रही थी, जिन्हें रिसर्चर्स ने DPRK यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से जोड़ा था। इन सभी सबूतों के आधार पर इतना तो कंफर्म था कि हमला नॉर्थ कोरिया की तरफ से ही किया गया है और शायद किम जोंग पुन ने ही करवाया है, ताकि वो मूवी को रुकवाकर अपनी इमेज को दुनिया के सामने एक अच्छे और पीसफुल नेता के रूप में बनाए रखें। हालांकि किम जोंग उन का नाम खुलकर नहीं लिया गया, लेकिन दिसंबर 2014 में बराक ओबामा ने एक ऑफिशियल स्पीच में ये साफ शब्दों में कहा कि सोनी पिक्चर्स पर जो अटैक हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया है, और हमारे पास इस बात के सबूत भी हैं। साथ ही इन्होंने धमकाने वाले अंदाज में कहा कि अमेरिका इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उत्तर कोरियाई संगठनों और कई अधिकारियों पर सैंक्शंस लगा दिए, पहले से लगे सैंक्शंस को और ज्यादा मजबूत बना दिया। ये शायद पहली बार था जब अमेरिका ने किसी भी देश को साइबर अटैक के लिए डायरेक्ट जिम्मेदार ठहराकर उसके खिलाफ कार्यवाही की थी, इसलिए पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी। लेकिन नॉर्थ कोरिया भी रिएक्शन देने से पीछे नहीं हटा और अमेरिका के आरोपों को सिरे से नकार दिया। कोरियन गवर्नमेंट का कहना था कि अमेरिका बिना किसी ठोस सबूत के DPRK पर इल्ज़ाम लगा रहा है और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारा यानी नॉर्थ कोरिया का तो इस सब से कोई लेना देना ही नहीं है। अमेरिका के सैंक्शंस का जवाब देते हुए कोरिया की तरफ से धमकी आई कि अगर अमेरिका ज़्यादा सख्त कदम उठाता है तो फिर पलटवार करने के लिए कोरिया भी तैयार बैठा है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस हमले के कुछ समय बाद ही अचानक से उत्तर कोरिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी कई दिनों तक ठप हो गई। वैसे तो इस देश में इंटरनेट कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है और सरकारी संगठन एम्प्लॉयज़ ही हैं जो ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं, लेकिन ऑफिशियल काम के लिए भी इंटरनेट नहीं था, जिस वजह से कई दिनों तक नॉर्थ कोरिया के कंप्यूटर और गैजेट्स बस खिलौनों की तरह टेबल पर पड़े रहे। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के हमले पर अमेरिकन साइबर एक्सपर्ट्स का पलटवार था, लेकिन ये पलटवार ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, बल्कि इस अटैक के बाद सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सुरक्षा एजेंसियों के बीच छिड़ी बहस, जिसने उल्टा अमेरिका और FBI पर ही सवाल खड़े कर दिए। असल में 17 दिसंबर 2014 को ये पूरा मामला व्हाइट हाउस में पहुंच गया, जहां इसी टॉपिक पर खूब बहस हुई और सरकारी अधिकारियों ने खुलकर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बयानबाजी की। लेकिन उन्हें अभी भी इस बात का डाउट था कि उत्तर कोरिया पर वे सिर्फ शक जाहिर कर रहे हैं और शक के आधार पर किसी देश का नाम उजागर करना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से खूब हंगामा हुआ और फिर 19 दिसंबर को औपचारिक रूप से FBI ने सबूत होने का दावा किया और ठोक बजाकर ये बात कही कि इस सब के पीछे नॉर्थ कोरिया ही है और वो नहीं चाहता कि सोनी पिक्चर्स की ये मूवी रिलीज हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। FBI ने इसमें उत्तर कोरिया की साइबर वॉरफेयर एजेंसी ब्यूरो 121 के शामिल होने की बात भी कही और हैकिंग टूल्स को भी उजागर किया, जिस वजह से नेताओं ने भी सुनिश्चितता जताई और इसके बाद FBI ने पब्लिकली खड़े होकर नॉर्थ कोरिया का नाम लिया। लेकिन इसके साथ ही FBI के दावों और इस हमले को लेकर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स दो खेमे में बंट गए। एक वे जो सुरक्षा एजेंसियों के सपोर्ट में खड़े थे और दूसरे वे जो विरोध कर रहे थे। सपोर्टर्स का मानना था कि IP एड्रेस, कोड और यहाँ तक कि डिजिटल फिंगरप्रिंट्स भी मेल खाते हैं, इसलिए नॉर्थ कोरिया पर सवाल खड़ा करना जायज़ है। जबकि जो विरोध में थे उनका कहना था कि सिर्फ कोड में सिमिलैरिटीज़ ढूंढ लेने से हम ये नहीं कह सकते कि ये सब नॉर्थ कोरिया ने किया है। सबसे ज़रूरी बात, एड्रेस ट्रैक नहीं हुआ है, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो नॉर्थ कोरिया का है। हाँ, IP पैटर्न ज़रूर सेम दिख रहा है, लेकिन इस आधार पर किसी भी देश को सीधे सीधे पॉइंट आउट कर देना सही नहीं है, क्योंकि हैकर्स और साइबर क्रिमिनल इतने शातिर होते हैं कि आसानी से कोई भी कोड और IP पैटर्न कॉपी कर सकते हैं। इसलिए ये मुमकिन है कि इस गेम का मास्टरमाइंड नॉर्थ कोरिया हो ही ना हो, बल्कि किसी तीसरे खिलाड़ी ने जानबूझकर नॉर्थ कोरिया को फंसाने की साजिश की हो। इसलिए इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदलना चाहिए। हालांकि अमेरिकन सरकार ने इन संदेहों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और अपनी राजनीतिक कार्यवाही जारी रखी। वहीं नॉर्थ कोरिया का नाम लेने के अगले दिन ही GOP एक बार फिर सोनी को एक ईमेल भेजता है और इस बार ना तो कोई धमकी थी ना कोई मांग, बस ईमेल में लिखा था, आप बेवकूफ़ हैं। इस तरह से GOP ने संगठन का मजाक उड़ाया और उन्हें चैलेंज भी किया। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों ने एक्सपर्ट्स की बात को सीरियसली लिया और गार्डियंस ऑफ पीस यानी GOP ग्रुप से जुड़ी जानकारी निकालनी शुरू की, ताकि पता चल सके कि ये कौन सा ग्रुप है और कहाँ का है। लेकिन GOP हैकर्स इतने चतुर थे कि FBI को कभी इनकी लोकेशन मिली ही नहीं। GOP की पहचान के रूप में सिर्फ एक स्कल यानी खोपड़ी थी।
इसके अलावा आज तक इससे जुड़ी कोई सटीक जानकारी FBI और दूसरी एजेंसियों के पास नहीं है। ना ही उस अटैक पर अभी तक कोई सटीक जानकारी है। बस अंदाजे लगाए जाते हैं कि शायद नॉर्थ कोरिया ने ही वो सब किया था। लेकिन काम चाहे जिसका भी हो, सोनी कंपनी को इससे भारी नुकसान हुआ। हमले की वजह से हजारों कंप्यूटर और सर्वर नष्ट हो गए, जिन्हें दोबारा बनाना पड़ा, और इस सब में करोड़ों रुपए खर्च हुए। स्कैंडल में जिन एम्प्लॉयज़ की प्राइवेट जानकारी लीक हुई थी, उनके द्वारा सोनी कंपनी पर किए गए केस की वजह से कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में खराब हो गई, जिसे वापस पहले जैसी बनाने में सालों लग गए। ऊपर से कई वफादार कर्मचारी कंपनी को खोने पड़े। नेटवर्क डाउनटाइम से फिल्म बनाने और उसे बेचने का काम महीनों तक ठप पड़ गया, क्योंकि नेटवर्क खुलते ही डर रहता था कि कहीं फिर से कोई अटैक ना हो जाए। ये डर जिंदगी भर ना रहे, इसके लिए कंपनी ने पानी की तरह पैसा बहाया। साइबर सिक्योरिटी फर्म्स, लॉ फर्म्स और कंसल्टेंट्स पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। रिपोर्ट्स की माने तो सोनी पिक्चर्स को 35 मिलियन से भी ज़्यादा का सिर्फ IT खर्च ही उठाना पड़ा। नए कंप्यूटर, सर्वर, इन सब में न सिर्फ पैसा लगा बल्कि लंबा समय भी लगा। जबकि रिलीज से पहले ही फिल्मों का लीक हो जाना, कानूनी दांव-पेच, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना, एम्प्लॉयज़ के लिए मुआवजा, इन सभी को मिलाकर करीब 100 मिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। और शायद ये पहली बार था जब सोनी पिक्चर्स को इतना बड़ा घाटा हुआ हो। एनी, स्टिल एलिस और मिस्टर टर्नर जैसी फिल्में पहले ही लीक हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी कंपनी ने इन्हें रिलीज करने का मन बनाया। लेकिन पायरेसी की वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भारी नुकसान झेलना पड़ा। इससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ सोनी की इमेज पर। हॉलीवुड में सोनी पिक्चर्स का नाम है, लगभग हर बड़ा सितारा इसके साथ काम करने का इच्छुक होता है। लेकिन इस अटैक की वजह से एक्टर्स और डायरेक्टर्स सोनी पिक्चर्स के साथ काम करने में हिचकिचाने लगे, स्पेशली डायरेक्टर्स। कईयों ने तो साइन की हुई फिल्में करने से ही मना कर दिया। एक्ट्रेसेस ने भी सोनी का कोई भी नया प्रोजेक्ट पकड़ने से पहले बहुत आनाकानी की, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पर आ गया। इसके अलावा सोनी के कर्मचारियों ने भी इस हमले की वजह से काफ़ी कुछ झेला। उनकी लगभग हर पर्सनल डिटेल अब चोरों और धोखाधड़ी करने वालों के पास थी, इसलिए सुरक्षा को लेकर उन्हें डर सताने लगा, और कई जगह तो ये डर सही भी साबित हो गया। दरअसल कई कर्मचारियों को धमकी भरे मैसेज आने शुरू हो गए, जबकि कुछ के परिवार वालों को भी ईमेल, मैसेज और कॉल्स आने लगे। किसी से पैसों की डिमांड की गई तो किसी को डराया धमकाया गया। इस वजह से कई कर्मचारी तो हफ्तों तक अपने घर की चार दीवारी में रहे, और जो ऑफिस पहुंचे वे काम से ज़्यादा चिंता में डूबे हुए थे। ये चीज़ सीनियर्स भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन वे खुद परेशान थे। इसलिए सोनी मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को रिलैक्स करने के लिए कुछ स्कीम्स निकाली। उन्हें फ्री क्रेडिट मॉनिटरिंग ऑफर की गई। फ्री क्रेडिट मॉनिटरिंग का मतलब होता है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर पर लगातार नज़र बनाए रखना, ताकि आइडेंटिटी चोरी, धोखाधड़ी, क्रेडिट से रिलेटेड चोरी या कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो तुरंत पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नाम से कोई नया खाता खोलने की कोशिश करता है या कोई पूछताछ करता है, आपके क्रेडिट से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, तो आपको तुरंत एक अलर्ट ईमेल या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज दिया जाता है। सोनी का ये ऑफर एम्प्लॉयज़ को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि क्रेडिट मॉनिटरिंग का चार्ज देना होता है, लेकिन सोनी अपने कर्मचारियों के लिए ये सेवा फ्री में दे रहा था। इसके अलावा भी कर्मचारियों को पहचान सुरक्षा सेवाएं ऑफर की गईं। हालांकि तब तक कई कर्मचारी सोनी पर केस ठोक चुके थे, जिस वजह से कई महीनों तक अदालतों में मुकदमा चला, बहस हुई और कंपनी की ड्यूटी ऑफ केयर पर सवाल उठाए गए। आखिर में कंपनी को कई मुकदमों को सेटल करने के लिए और करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़े। लेकिन धीरे धीरे सोनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि लीक हुए ईमेल्स में हॉलीवुड के डायरेक्टर और कई सीनियर एक्टर्स पर पर्सनल और प्राइवेट टिप्पणियां की गई थीं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी सवाल खड़े किए गए। सोनी पिक्चर्स की सह अध्यक्ष एमी पास्कल पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिस वजह से उन्हें 2015 की शुरुआत में अपना पद छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ सरकार और एजेंसियां अपने काम में लगी हुई थीं। 6 दिसंबर 2018 को अमेरिकी न्याय विभाग यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ ने उत्तर कोरियाई नागरिक पार्क जिन होक को जिम्मेदार ठहराया और उस पर हैकिंग का आरोप लगाया। न्याय विभाग की तरफ से कहा गया कि पार्क एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन है जो कोरियन टोही जनरल ब्यूरो यानी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। दावों की माने तो पार्क पहले भी कई हैकिंग क्राइम्स में इन्वॉल्व रह चुका था। उस पर साल 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर हमले में शामिल होने का आरोप था, जिसमें रैंसमवेयर ने सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा डेवलप किया था। विभाग की तरफ से ये भी दावा किया गया कि उन्होंने बिना किसी सबूत या सिर्फ शक के आधार पर पार्क को दोषी नहीं ठहराया है, बल्कि उस पर पहले से शक था। इसलिए कई दिनों तक उस पर निगरानी रखी गई, मॉनिटरिंग की गई, और जब शक पुख्ता यकीन में बदल गया तब पार्क का नाम रिवील किया गया। हालांकि ये इल्ज़ाम भी सिर्फ इल्ज़ाम तक ही सीमित रहा,
क्योंकि पार्क या किसी भी नॉर्थ कोरियाई सिटीजन के खिलाफ एजेंसियों के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। वहीं सोनी पिक्चर्स अब मीडिया की कवरेज से भी तंग आ चुका था, क्योंकि मीडिया सिर्फ हैकिंग की रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं था, बल्कि प्रोफेशनल और पर्सनल हर जानकारी को उछाल रहा था। आप तो जानते ही हैं कि मीडिया को जहां टीआरपी मिलती है वो उसी रोड पर भागते हैं। सोनी पिक्चर्स से तो उनकी टीआरपी 10 गुना बढ़ गई थी, इसलिए जितनी भी प्राइवेट प्रोफेशनल मेल्स और मैसेज थे, मीडिया उन्हें हाईलाइट करके पब्लिक के बीच रख रही थी। यहां तक कि सोनी किस मूवी से कितना कमा लेता है, कितना खर्च करता है, स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हर चैनल पर कवर की जा रही थीं। इस सब से अब कंपनी तंग आ चुकी थी। इसलिए दिसंबर 2014 में सोनी ने रिक्वेस्ट की कि मीडिया हैक को कवर करना बंद कर दें, वरना मजबूरन कंपनी को कानूनी कदम उठाना पड़ेगा। इसे धमकी कह लीजिए या फिर रिक्वेस्ट, लेकिन इसका असर हुआ और कई चैनल्स ने हैक को कवर करना बंद कर दिया। और जो अभी भी कवर कर रहे थे, उन्होंने भी धीरे धीरे इसे साइडलाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसी बीच मीडिया पर राइटर्स और क्रिटिक्स का भी गुस्सा फूट पड़ा। एरन सोर्किन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक लेख लिखते हुए मीडिया पर हैकर्स की मदद करने का आरोप लगाया, क्योंकि हैकर्स चाहते थे कि सोनी की इमेज खराब हो, उसे पब्लिकली और फाइनेंशियली नुकसान हो। इसलिए उन्होंने इंटरनेट पर सेंसिटिव जानकारी को लीक किया और मीडिया ने इसे और ज्यादा उछालकर उनका काम और भी आसान कर दिया। जब ये लेख पब्लिक हुआ तो कुछ समय बाद अपने आप सोनी हैक की रिपोर्ट्स मीडिया चैनल से एकदम खत्म हो गई। इसके बाद कंपनी ने ट्विटर को आड़े हाथों लिया और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, क्योंकि उसने हैक की गई चीज़ों को पोस्ट करने वाले यूजर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। वहीं दिसंबर 2018 में रेडिट ने सब रेडिट सोनी जियो पर बैन लगा दिया, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हैक की गई फाइलों को डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ तक कि सेल भी किया जा रहा था। और सबसे दिलचस्प मोड़ तो वहाँ आया जब द इंटरव्यू की रिलीज को लेकर मिली धमकियों की वजह से कुछ डायरेक्टर्स ने अपने आइडियाज़ को फिल्मी पर्दे पर उतारने से पहले ही ड्रॉप कर दिया। जैसे कि न्यू एजेंसी ने ग्राफिक उपन्यास प्योंगयांग अ जर्नी इन नॉर्थ कोरिया पर फिल्म बनाने का प्लान किया था, लेकिन मार्च 2015 में इसे रद्द कर दिया। इस मूवी में स्टीव कैरल लीड रोल में थे। हालांकि कुछ लोग बहादुरी से सामने आए और नॉर्थ कोरिया को चैलेंज कर डाला, जैसे लैरी फ्लिंट, जिन्होंने कहा कि अगर किम जोंग उन और उनके गुर्गे द इंटरव्यू को लेकर नाराज हैं तो उनके द्वारा बनाई जाने वाली फिल्म देखने का इंतजार करें। दरअसल उन्होंने द इंटरव्यू की ही एक अश्लील पैरोडी फिल्म बनाने की घोषणा की थी। इस तरह सोनी पर हुए एक हैकिंग हमले ने न सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बल्कि राजनीति, जियोपॉलिटिक्स और सोनी पिक्चर्स के मैनेजमेंट समेत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक मूवी के लिए। पर अमेजिंग बात यह है कि द इंटरव्यू को फिर भी रिलीज किया गया। मूवी को जो रिस्पॉन्स मिला वो वाकई कमाल था। किम जोंग उन की हत्या पर रची इस कहानी ने पूरे हंगामे की वजह से मूवी को लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी और सोनी पिक्चर्स ने जनता की मांग पर ही इसकी डेट को आगे शेड्यूल किया और फाइनली इसे रिलीज भी कर दिया। इसे एक साथ 580 से ज्यादा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। सोनी पिक्चर्स ने पहले ही कह दिया था कि फिल्म वॉलमार्ट स्टोर्स, वुडू और सोनी प्लेस्टेशन नेटवर्क के माध्यम से बेची जाएगी। साथ ही अमेरिकी केबल, सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन मालिक भी इसे उपलब्ध करा सकेंगे। वहीं जब ये सिनेमा घरों में आई तो दर्शकों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं और सिर्फ 4 दिनों में मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ $5 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसे गूगल प्ले, एक्सबॉक्स वीडियो और यूट्यूब पर भी रिलीज किया गया। हालांकि कुछ थिएटर्स ने इसे पब्लिक करने से मना कर दिया, लेकिन इससे फिल्म को कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, नॉर्थ कोरिया की तरफ से इस पर बयानबाजी जरूर हुई। दरअसल 27 दिसंबर को नॉर्थ कोरियन राष्ट्रीय रक्षा आयोग ने एक बयान जारी किया और राष्ट्रपति बराक ओबामा पर आरोप लगाया कि वो क्रिमिनल है, क्योंकि उन्होंने सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट को फिल्म को हर प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए परमिशन दे दी, जबकि उन्हें ऐसा नहीं होने देना था। इससे इतना तो साफ था कि नॉर्थ कोरिया इस फिल्म की रिलीज से कफा था, क्योंकि किम जोंग उन अपने देश में चाहे जैसे भी हों, पर बाहर वो अपनी छवि को बिल्कुल धूमिल नहीं होने देना चाहते। इसलिए हो सकता है कि सोनी पिक्चर्स को हैक करने का काम नॉर्थ कोरिया का ही हो। आपको क्या लगता है, क्या सच में किम जोंग उन ने ये सब करवाया था या उनके नाम पर कोई तीसरा ही गेम खेल गया? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।